adventitious roots. ओके, जिसमें हमारा ऑलरेडी सब हो गया था, लास्ट एक बचा था, दैट इज फॉर स्पेशल फंक्शन. ओके, we have already discovered for food storage as well as for mechanical support. So for special function, it is again divided into two parts. So the modification of adventitious root happens for special function, which is divided in two, that is epiphytic roots. आप लोगों को ये याद होगा तो लास्ट टाइम हमने ये पढ़ा था, एपिफाइटिक एंड एपिजोइक. प्लांट किंगडम में we have studied this words. And another one is sucking roots. Sucking roots, or it is also called as haustoria. Clear? Yes. Is it visible to everyone? Okay. Now you all tell me what do you mean by epiphytic? प्लांट किंगडम ने हमने लास्ट टाइम ये दो वर्ड्स पढ़े थे, एपिफाइटिक एज वेल एज एपिजोइक. Plants के ऊपर जो ग्रो होते हैं. Plants, another plant. Yes, very good. Epi means above the surface, phytic means plant. So ऐसे plants, epiphytic plants पढ़ा था हमने plant kingdom में. So the plants which are growing on the surface of another plants are called epiphytic plants, right? यहाँ पे हमने क्या लिखा है? Epiphytic roots. Okay? So it means जो एपिफाइटिक आपके प्लांट्स होते हैं ना, जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर ग्रो करते हैं, जो उनके रूट्स है, दैट रूट्स आर कॉल्ड एज एपिफाइटिक रूट्स. तो इतना सबको समझ में आ गया? सो जो स्मॉल एपिफाइटिक प्लांट्स होते हैं, जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर ग्रो करते हैं, जो जैसे कि ह्यूज ट्रीज वगैरह होते हैं, तो उनके ऊपर कैसे एपिफाइटिक प्लांट्स ग्रो करते हैं. तो जो इनके जो रूट्स होते हैं ना, दे आर कॉल्ड एपिफाइटिक रूट्स एंड इट इज आल्सो मेड अप ऑफ वेलामेंट टिश्यू. ओके, तो पहले चीजें आप समझ लो, देन वी विल राइट इट. सो वेलामेंट टिश्यू मतलब क्या होता है बच्चा लोग? वेलामेंट टिश्यू, इसका जो फंक्शन होता है ना, मतलब आपका जो रूट्स प्रेजेंट है ना दूसरे प्लांट के ऊपर, वहां पे कैसे आप लोगों को मॉइस्चर वगैरह चीजें चाहिए, राइट? तो फॉर एब्जॉर्बिंग इट, वेलामेंट टिश्यू इज हैविंग द पोर्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर एब्जॉर्बिंग द मॉइस्चर फ्रॉम एयर. अभी सबको पता है कि एयर में मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, राइट? सो ये जो एपिफाइटिक रूट्स है, इसका लेयर किसका बना हुआ है? द लेयर ऑफ एपिफाइटिक रूट्स आर मेड अप ऑफ वेलामेंट टिश्यू which have small porous. ठीक है, स्मॉल पोर्स प्रेजेंट है इसके वॉल्स में, पोरस वॉल है जहां पे which is responsible for absorbing the moisture from air. समझ में आया? तो एपिफाइटिक रूट्स क्या होता है, दैट वी नो. एपिफाइटिक प्लांट के रूट्स आर कॉल्ड एपिफाइटिक रूट्स एंड इट इज मेड अप ऑफ वेलामेंट टिश्यू, जिसके वॉल कैसे होते हैं? पोरस वॉल होते हैं, which is responsible for what? Absorbing the moisture from air. समझ में आया? अब एपिफाइटिक प्लांट में एग्जांपल हम लोग ऑर्किड कंसीडर करते हैं. ओके, सो ऑर्किड इज एन वन एग्जांपल ऑफ एपिफाइटिक प्लांट. तो ऑर्किड के रूट्स यहाँ पे कैसे हो गए? दे आर एपिफाइटिक रूट्स. समझ में आया सबको? सो ऑर्किड इज ग्रोइंग ऑन अनदर बिग प्लांट and the roots of orchid plants are called as epiphytic roots, which is made up of velament tissue that is having the porous wall, which is responsible for what? Absorbing the moisture from air. I hope it is clear to everyone. So let's write it. लिखो अभी इसको, चलो लिखो, एपिफाइटिक रूट्स में लिखो. फर्स्ट पॉइंट लिखो, रूट्स ऑफ एपिफाइटिक प्लांट्स, रूट्स ऑफ epiphytic plants is called as epiphytic roots. अब यहाँ पे epiphytic plants का definition हम नहीं लिखेंगे because we have already studied what do you mean by epiphytic plants. Okay, so the roots of epiphytic plants is called as epiphytic roots. Done this much? Second point लिखो, the epiphytic roots shows the presence of covering of velament tissue. Shows the presence of
कवरिंग ऑफ आपके जो भी रूट्स एपिफाइटिक, वहां पे बाहर के साइड आपका वेलामेन का कवरिंग है, वेलामेन टिश्यू का। shows the presence of covering of velamen tissue. shows the presence of covering of velamen tissue, इतना लिखे। नेक्स्ट पॉइंट लिखो थर्ड, this tissue shows porous wall। पोरस समझते हो बच्चा लोग? पोर्स पता है ना आप लोगों को? जैसे ये कोई सरफेस है तो पोर्स बोला तो कैसे यहाँ पे बीच बीच में इसमें पोर्स प्रेजेंट है। ओके, सो पोरस वॉल जहाँ पे ऐसे छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट है। सो वेलामिन टिश्यू शोज पोरस वॉल for absorbing moisture from air, for absorbing moisture from air। मिस रिपीट करो। लास्ट वाला पॉइंट रिपीट करूं? यस। क्या बोला मैंने लास्ट पॉइंट आप लोगों को? वेलामेन टिश्यू शोज porous wall which is responsible for absorbing the moisture from air, which is responsible for absorbing the moisture from air। डन? यस। ओके, अब यहाँ पे बच्चा लोग, ये आप लोगों का जो एपिफाइटिक रूट्स है ना, इसमें भी दो टाइप के कलर होते हैं। अब पहली बात, ऑर्किड जो हमने लिखा था दैट इज एग्जांपल ऑफ एपिफाइटिक प्लांट। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे एग्जांपल लिख भी रहे हो तो एग्जांपल ऑफ एपिफाइटिक प्लांट में ऑर्किड लिखना। ओके, कंफ्यूज मत होना, ऑर्किड इज एन एग्जांपल ऑफ एपिफाइटिक प्लांट। ठीक है, अब जो एपिफाइटिक रूट्स है ना आप लोगों का, इट इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू, मतलब यहाँ पे आपको दो कलर देखने मिल रहे हैं। सॉरी, सो द रूट्स में बी सिल्वरी व्हाइट और ग्रीन। ओके, तो यहाँ पे जो एपिफाइटिक रूट्स है आपका, इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, मतलब कलर के बेसिस पे। ओके, दिख नहीं रहेगा, एक मिनट। So it is maybe silvery white और ग्रीन, ऐसे भी लिख सकते हो तो इसे सेंटेंस में भी लिख सकते हो। ओके, सो अगर आपको सेंटेंस में लिखना है तो उधर भी मैं बता देती हूँ। द एपिफाइटिक रूट्स में बी सिल्वरी व्हाइट और ग्रीन, बट रूट कैप इज एब्सेंट। तो आपके जो एपिफाइटिक रूट्स है, यहाँ पे रूट कैप इज नॉट प्रेजेंट, रूट कैप इज एब्सेंट। ओके, एग्जाम्पल लिख लो एपिफाइटिक रूट्स के। वांडा एंड डेंड्रोडियम, DENDROBIUM। डन? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना आप लोग? ऑर्किड जो हमने लिखा दैट इज एन एग्जांपल ऑफ एपिफाइटिक प्लांट एंड वांडा एंड डेंड्रोबियम इज एन एग्जांपल ऑफ एपिफाइटिक रूट। मतलब दूसरे भी दो प्लांट्स के एपिफाइटिक, इसका ऑर्किड का भी जो रूट्स है दैट इज आल्सो एपिफाइटिक रूट्स ओनली, बट यहाँ पे सिल्वरी व्हाइट और ग्रीन कलर की अगर आप बात करोगे तो एग्जांपल इज वांडा एंड डेंड्रोबियम। हुआ सबको? इतना समझ में आया?
Yes. Yes. Okay. So should I rub it? रफ करूँ, सबका हो गया? Yes. Yes. Okay. Now next is sucking roots or Hosteria. So sucking roots का दूसरा नाम is Hosteria. Now I hope everyone is know what do you mean by suck. Sucking मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? आप लोगों ने पैरासाइट्स के बारे में सुना है, राइट? Yes. ओके. पैरासाइट में आप लोगों को पता है टू टाइप्स के पैरासाइट होते हैं, एक होता है एंडोपैरासाइट, एक होता है एक्सोपैरासाइट. So, Yes, ecto or exo, both the terms you can use it. So endo means the parasite which are surviving inside the body, and ecto means outside the body, correct? Yes. What do you mean by parasite? Parasite मतलब क्या होता है? जो आपके बॉडी के ऊपर सर्वाइव कर रहा है, ओके? बट वो कैसे आपका न्यूट्रिशन डिराइव कर रहा है, दैट इज मीन बाय पैरासाइट. फॉर एग्जांपल एक्टोपैरासाइट में आप लाइस वगैरह ले सकते हो, एंडोपैरासाइट में लिवर फ्लूक. लाइस पता है ना सबको? yes. या फिर टिक्स ऑन द डॉग भी ले सकते हो आप. डॉग्स के ऊपर टिक्स होते हैं, देखो कीड़े होते हैं जो टिक्स ऑन डॉग. सो दिस इज एग्जांपल ऑफ एक्टोपैरासाइट. ओके. तो यहाँ पे सकिंग रूट्स और हॉस्टेरिया सेम, जो ऐसे पैरासाइटिक प्लांट्स होते हैं ना बच्चा लोग, उसके जो मतलब ऐसे प्लांट्स जिसके जो सकिंग रूट्स होते हैं, सो इट इज ऑल्सो फॉर डिराइविंग द न्यूट्रिशन, राइट? तो यहाँ पे भी जो स्पेशलाइज्ड माइक्रोस्कोपिक सकिंग रूट्स होते हैं ना पैरासाइटिक प्लांट्स के, वो क्या करते हैं, नरिशमेंट डिराइव करते हैं किसके पास से? होस्ट से. अभी लाइस आपके ऊपर है, राइट? आपके सर में लाइस है, जुए हैं, तो इट इज एक्टोपैरासाइट. तो होस्ट कौन हुए? आप हुए या वो हुआ? से फास्ट. हम. यस. तो जिसके पास से न्यूट्रिशन डिराइव करना है ना, या जिसके ऊपर वो सर्वाइव करे, दैट इज होस्ट. ओके. तो यहाँ पे सकिंग रूट और होस्टेरिया यहाँ पे भी सेम. यहाँ का पर्पस क्या है? स्पेशल फंक्शन में यहाँ पे लोग क्या करें, न्यूट्रिशन डिराइव करने के लिए. तो जो पैरासाइटिक प्लांट्स हैं उनके जो रूट्स है सकिंग रूट्स, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिराइविंग द न्यूट्रिशन. ओके, क्लियर है इतना? चलो अभी इसमें लिखो, समझ में आ गया है ना सकिंग रूट्स और होस्टेरिया क्या होता है? चलो अभी इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखो, स्पेशलाइज्ड. स्पेशलाइज्ड, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट, स्पेशलाइज्ड sucking roots, specialized sucking roots developed by parasitic plants अब वो किस लिए होता है? टू एब्जॉर्ब द नरिशमेंट फ्रॉम द होस्ट. डन? समझ में आ गया? स्पेशलाइज्ड माइक्रोस्कोपिक सकिंग रूट्स आर डेवलप्ड बाय पैरासाइटिक प्लांट्स टू एब्जॉर्ब द नरिशमेंट फ्रॉम द होस्ट. अब यहाँ पे पैरासाइटिक प्लांट में भी ना बच्चा लोग, देयर इज टू टाइप ऑफ प्लांट. एक है पार्शियल पैरासाइट, एक है टोटल पैरासाइट. ओके. सो वन इज टोटल पैरासाइटिक प्लांट्स और दूसरा है पार्शियल. एक मिनट, दिख नहीं रहा है क्या? One is partial parasite and the another one is total parasite. So what do you mean by, देखो parasite का मतलब you know, partial means it is partially depending, total means it is totally depending on the host, correct? As the name suggests, partial means partially parasitic, total means totally parasitic. Okay, समझ में आया सबको? तो चलो पार्शियल में, पार्शियल पैरासाइट में जो एग्जाम्पल है दैट इज विस्कम एल्बम. तो यहाँ पे लिखो पार्शियल पैरासाइट में, इसके नीचे ही लिखना. ओके, विस्कम
वी कैपिटल दिख नहीं रहा है क्या? एक मिनट. Viscum album is the partial parasite. लिखो. Viscum album is a partial parasite Viscum album is a partial parasite which develops haustoria, मतलब sucking roots, which develops haustoria that absorb food, which develops haustoria that absorb food from xylem of host plant. From xylem of host plant. Xylem और phloem तो सबको पता है, right? Yes. ओके. सो जो पार्शियल पैरासाइट है बच्चा लोग, विस्कम एल्बम, ये क्या करता है, इसके जो सकिंग रूट्स है इट इज डेवलप, और वो कहाँ से अपना नरिशमेंट जो है उसे डिराइव कर रहा है? फ्रॉम द जाइलम ऑफ होस्ट प्लांट. समझ में आया? Yes. ओके, ये आपका फर्स्ट पॉइंट था विस्कम एल्बम. जो दूसरा है, सेकंड पॉइंट लिखो, कस्कटा रिफ्लेक्सा. सेकंड पॉइंट, कस्कटा रिफ्लेक्सा. कस्कटा रिफ्लेक्सा ये भी पार्शियल पैरासाइट ही है, दोनों भी पार्शियल पैरासाइट है, विस्कम एल्बम और कस्कटा रिफ्लेक्सा. अब इसके जो सकिंग रूट्स है ना बच्चा लोग, ये फ्लोएम से अपना नरिशमेंट जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा है. एक मिनट ना, जस्ट सॉरी, ये कस्कटा रिफ्लेक्सा जो है, आई एम रियली सॉरी, इट इज टोटल पैरासाइट. ठीक है, तो पार्शियल पैरासाइट में एक था दैट इज विस्का एल्बम, जो कि कहाँ से कर रहा था? जाइलम से अपना नरिशमेंट जो है वो डिराइव कर रहा था. ओके, एंड द अनदर वन इज कस्कटा रिफ्लेक्सा, दैट इज अ टोटल पैरासाइट, जो कि अपना नरिशमेंट कहाँ से डिराइव कर रहा है? फ्रॉम द फ्लोएम. ओके, मतलब जो भी फूड सक कर रहा है दैट इज फ्रॉम फ्लोएम, और जो वाटर और मिनरल्स, जैसे कि हमको पता है जाइलम में वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट रहते हैं, राइट? तो जो वाटर और Yes. मिनरल्स डिराइव करेगा दैट विल बी फ्रॉम जाइलम. तो टोटल पैरासाइट में लिखो, कस्कटा रिफ्लेक्सा is a total parasite that develops haustoria. Haustoria मतलब ही sucking roots. Okay, that develops haustoria and absorb food from phloem and water and minerals from xylem. अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज रिमेम्बर करने के लिए शॉर्टकट बताती हूँ. देखो, हमने जाइलम एंड फ्लोएम दो चीजें पढ़ी, राइट? We know xylem is responsible for water and minerals and phloem is responsible for food. Okay, so since it is a partial parasite, तो यहाँ पे हम लोग एक ये लॉजिक लगा सकते हैं कि यहाँ पे पार्शियल है, तो जाइलम एंड फ्लोएम जैसे दो प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पे सिंस इट इज अ पार्शियल, तो सिर्फ एक ही चीज से न्यूट्रिशन डिराइव करा, दैट इज फ्रॉम द जाइलम ओनली. समझ में आया? थोड़ा सा आप ऐसे कोरिलेट करोगे ना तो आपको याद अच्छे से रहेगा. सो पार्शियल पैरासाइट में एग्जांपल वो क्या था हमारा? विस्कम एल्बम, जो कि क्या है? पार्शियल पैरासाइट है. तो सिंस इट इज अ पार्शियल, तो ये सिर्फ जाइलम से अपना जो भी न्यूट्रिशन है, मिनरल्स और वाटर डिराइव कर पाएगा. नाउ कस्कटा रिफ्लेक्सा, सिंस इट इज अ टोटल पैरासाइट, तो जाइलम और फ्लोएम दोनों में से वो क्या करेगा? डिराइव करेगा. जाइलम से वाटर एंड मिनरल्स एंड फ्लोएम से फूड. समझ में आया सबको? that develop haustoria से repeat कर. Okay. Cuscuta reflexa is a total parasite that develops haustoria
एंड एब्जॉर्ब फूड या सक फूड, दोनों भी चलेगा, एंड सक फूड फ्रॉम फ्लोएम, suck food from phloem, and water and minerals from xylem. Suck food from phloem and water and minerals from xylem. Phloem से फूड सक करता है और जाइलम से वाटर एंड मिनरल सक करता है. डन? सबको समझ में आया? Yes. Yes. एक पॉइंट Yes. टोटल पैरासाइट में कसकटा के बारे में और लिखो. लास्ट पॉइंट, कसकटा इज अ लीफलेस प्लांट. यहाँ पे लीव्स आर एब्सेंट, लीव्स नहीं है, लीफलेस प्लांट है विथ येलो कलर स्टेम. कसकटा इज अ लीफलेस प्लांट विथ येलो कलर स्टेम. हो गया सबका? Yes. ओके, रफ करूं? सो यहाँ पे हमारा मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट भी खत्म होता है. फूड स्टोरेज में मैकेनिकल सपोर्ट और स्पेशल फंक्शन, तीन का तीनों यहाँ पे खत्म. किसी को कुछ भी डाउट है स्टूडेंट्स अभी यहाँ तक लेकर, एक बार प्लीज गो थ्रू कर लो नोट्स. किसी को अगर कुछ भी डाउट है यहाँ तक तो प्लीज आस्क. हो गया तो फिर हम लोग स्टेम स्टार्ट करते हैं, बिकॉज यहाँ पे रूट्स वाला पार्ट इज डन. सो एक बार देख लो, 2 मिनट्स आर देयर. 2 मिनट देती हूँ, देख लो एक बार पूरा पेज टर्न करके. कुछ भी अगर आपको डाउट है तो विल क्लियर इट नाउ. हो गया? हो गया बच्चा लोग, स्टेम स्टार्ट करें? कुछ डाउट है आप लोग को रूट वाले पार्ट में? इफ नो देन वी स्टार्ट विद स्टेम. Yes. ओके, सो अभी थोड़ा सा नया है सब वो दो न्यू पेज पे, या फिर जहाँ स्पेस बचा रहेगा तो वहीं पे दे दो. ओके, ए वाला पार्ट वाज रूट, दैट वी हैव डन इट. नाउ स्टेम. ओके, सो स्टेम के बारे में जैसे कि हमको सब पता है, स्टेम किसके अंदर आता है? रूट सिस्टम और शूट सिस्टम. Shoot system. Shoot system. Shoot system. Okay, so we know everything about STEM. STEM is come under the shoot system. STEM में हमको क्या क्या चीजें देखने मिलती है? अभी आपका STEM है, ओके. अबव द ग्राउंड आपकी जो मिट्टी के ऊपर का जितना भी पार्ट है सारा का सारा STEM में कंक्लूड होता है, राइट? STEM is divided into nodes, internodes, correct? This is your nodes. ये सब आपके nodes और बीच का स्पेस क्या है आपका? internodes. Internodes. ओके, अब मुझे ये बताओ नोड से क्या अराइज होता है? नोड से क्या निकलता है? नोड्स आर Leaves. रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रांचेस और लीव्स, करेक्ट? Yes. ओके, Yes. अब इसके Yes. अलावा स्टेम में स्टूडेंट्स लीफ देखा हमने, नोड्स देखा, इंटरनोड देखा. अब यहाँ पे 2-3 टाइप के बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, 2 टाइप के. डू यू नो? यहाँ पे जो एकदम टॉप पे प्रेजेंट होता है ना एक बर्ड, जो रिस्पॉन्सिबल होता है ना आपके हाइट के लिए, ओके. अब ये जैसे स्टेम है, स्टेम कितना लंबा होगा, सो यहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबल होता है बर्ड विच इज कॉल्ड एज अपाइकल बर्ड. अपेक्स मतलब समझते हो? एट द टॉप.
So this is your apical bud. Okay. अभी ये ड्रॉ नहीं करना है, अभी सिर्फ समझ के लो, अभी लिखेंगे उसके बाद ड्रॉ करना है, अभी ड्रॉ मत करना। अपाइकल बर्ड, और उसके बाद में सेम अभी जैसे ये आपने लीव्स वगैरह बनाया है ना स्टूडेंट्स, तो ये जो यहाँ पे ये जो नोट्स है ना, यहाँ से जो भी लीव्स अराइज हो रहा है ना, वहां पे भी बर्ड्स प्रोड्यूस होते हैं, विच इज कॉल्ड एज एक्सिलरी बर्ड्स। कौन से बर्ड्स? तो ये चीज ध्यान में रखना कि जो अपाइकल बर्ड होता है दैट इज प्रेजेंट एट द टॉप। ओके, अपाइकल बर्ड इज प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द प्लांट, और जो पीछे पीछे बर्ड्स छूटते जाते हैं ना जैसे जैसे प्लांट ग्रो होता है, तो जो नीचे के साइड्स के बर्ड्स होते हैं दैट इज एक्सिलरी बर्ड्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द लीव्स, या फिर यहाँ पे आप देखते हो ना ब्रांचेस निकलते हैं स्टेम से, राइट? सो फॉर दैट ऑल्सो एक्सिलरी बर्ड इज रिस्पॉन्सिबल। डन। अब हमको पता है ये हमारा लीफ है, ये हमारा स्टेम है, तो इनको जो कनेक्ट कर रहा है इसको क्या बोलते हैं? This is called as petiole. Sorry, petiole लिखा आप लोगों को लिखना। ओके, डन। समझ में आया? तो ये एक हो गया था रफ स्ट्रक्चर आपके स्टेम का कि कहाँ पे क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पे लीव्स बना दो। तो अभी एक काम करो, चलो अभी हम लोग स्टेम के बारे में थोड़ा लिखते चलते हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखो, स्टेम में फर्स्ट पॉइंट लिखो, द एरियल पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी, the aerial part of plant body represents shoot system, the aerial part of the plant body represents shoot system, and stem is the main axis of shoot system, and stem is the main axis of shoot system. Done. अब देखो, अब इसमें नोट्स है, इंटर नोट्स है, ऑल दिस थिंग्स वी ऑलरेडी नो, ठीक है? तो यहाँ पे अभी वो सारी चीजें आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बिकॉज आपको ये सारी चीजें याद ही होंगी। ओके, नोट्स प्रेजेंट होता है, इंटर नोट्स प्रेजेंट होता है, लीव्स प्रेजेंट होता है। बर्ड्स के बारे में दो लिख लो, अपाइकल बर्ड और एक्सिलरी बर्ड। सो राइट इट। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, stem shows the presence of apical bud at the top. Stem shows the presence of apical bud at the top, which is responsible for also responsible for apical dominance, which is also responsible for apical dominance. आप लोगों को पता है व्हाट डू यू मीन बाय ये डोमिनेंट और रिसेसिव क्या होता है? पता है वो चीज आपको? Yes. Okay, very good. Okay, so apical bud here is also responsible for apical dominance. Done. And axillary bud, and एक मिनट, क्या लिखे आप लोग? Responsible for apical dominant and Okay, and also shows the presence of axillary bud, and also shows the presence of axillary bud that is responsible for the development of further branches or leaves. Done this much?
हो गया बच्चा लोग? Yes. नेक्स्ट पॉइंट लिखो। अभी आपके जो यंग प्लांट्स होते हैं ना, देखो जो एकदम यंग यंग होते हैं, न्यूली रहते हैं प्लांट्स, उनका स्टेम कैसे ग्रीन कलर दिखता है, राइट? एकदम ग्रीन ग्रीन दिखता है। सो इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, जो यंग प्लांट्स होते हैं, क्योंकि हमको पता है ग्रीन कलर मतलब वहां पे क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल, राइट? एंड क्लोरोफिल मतलब क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा। सो जो यंग स्टेम होते हैं ना, इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल और केपेबल ऑफ डूइंग फोटोसिंथेसिस। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, young stem is green in color. Young stem is green in color and capable of photosynthesis and capable of photosynthesis. Done. अभी नेक्स्ट पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद है हमने रूट्स में लिखा था जियोट्रॉपिक, हाइड्रोट्रॉपिक, याद है? Yes. सेम अभी स्टेम में भी हम लिखेंगे। तो अभी मैं वर्ड्स लिख रही हूँ, पहले आप लोग मुझे यहाँ पे बताना कि क्या आएगा, ठीक है? जैसे कि हो गया हमारा एक फोटोट्रॉपिक, देन जियोट्रॉपिक, डन। अब मुझे बताओ, हमको पता है व्हाट इज जियोट्रॉपिक एंड व्हाट इज हाइड्रोट्रॉपिक, राइट? Yes. ओके, सो फोटोट्रॉपिक पता है हमको कि नहीं? फोटो स्टैंड्स फॉर व्हाट? Light. Sunlight. ट्रॉपिक स्टैंड्स फॉर Movement. नो, देयर इज अ डिफरेंस, ध्यान से देखो, इट इज ट्रॉपिक एंड इट इज ट्रॉफिक। सो देयर इज अ डिफरेंस। ट्रॉपिक मीन्स बच्चा लोग इट वाज मूवमेंट, बट ट्रॉफिक मीन्स होता है आप लोगों का न्यूट्रिशन। समझ में आया? Yes. मे बी यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। ओके, सो फोटोट्रॉपिक यहाँ पे क्या था, फोटो स्टैंड्स फॉर सनलाइट, ट्रॉपिक मींस अगेन यहाँ पे मूवमेंट। आई गेस यहाँ पे टेक्स्ट बुक में आप लोगों को स्पेलिंग मिस्टेक की गई, इट शुड बी लाइक दिस। ओके, सेम अगेन यहाँ पे भी मूवमेंट। तो अभी मुझे एक बात बताओ, वी नो यहाँ पे सनलाइट का मूवमेंट, यहाँ पे ग्रेविटी मतलब मूवमेंट टुवर्ड्स ग्रेविटी, मूवमेंट टुवर्ड्स सनलाइट, मूवमेंट Water. टुवर्ड्स व्हाट, हाइड्रो स्टैंड्स फॉर वाटर। यस, तो Water. अभी ये मुझे बताओ, जैसे हमने रूट्स में लिखा था पॉजिटिवली नेगेटिवली, यहाँ पे क्या आएगा, फोटोट्रॉपिक में क्या आएगा, पॉजिटिवली और नेगेटिवली? Positively phototropic, Very good. negatively geotropic, Negatively and geotropic. negatively hydrotropic. Hydrotropic. हाइड्रोट्रॉपिक में Negatively क्या आएगा, hydrotropic. नेगेटिवली। Negative. ओके ओके, इसका कंसेप्ट सबको समझ में आ रहा है या ऐसी बोल रहे हो? Aerotropic, एरोट्रॉपिक में क्या आएगा? positively. यस, वेरी गुड। तो सबको समझ में आया ना कंसेप्ट अच्छे से? सिंस इट इज अ स्टेम, वो अपवर्ड्स की तरफ ग्रो है, उसके लिए सनलाइट नेसेसरी है, सो इट इज पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। जियोट्रॉपिक नेगेटिवली इसलिए बिकॉज इट इज गोइंग against the gravity, right? It is in the upward direction, growing against the gravity, that is why it is negatively geotropic. Hydrotropic में again it is going in the upward direction, मतलब above the ground, तो ये अंडरग्राउंड वाटर से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, दैट इज व्हाई इट इज नेगेटिवली हाइड्रोट्रॉपिक। नाउ पॉजिटिवली एरोट्रॉपिक बिकॉज इट नीड्स द प्रेजेंस ऑफ एयर। ओके, तो ये चीज लिखो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेम इज positively phototropic and aerotropic। ये तो वापस कैसा लिखो, stem is positively phototropic and positively aerotropic and negatively geotropic and hydrotropic। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, रूट और स्टेम में कंफ्यूज मत होना।
डन हो गया, लिख के रफ करूं? Yes. एवरीवन डन? Yes. Yes. ओके, नेक्स्ट अभी स्टेम का सब हो गया. नाउ द फंक्शन ऑफ स्टेम. अगेन जैसे रूट में दो पार्ट था, अगेन इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट. वन इज प्राइमरी फंक्शन and the another one is secondary function. Okay, so primary function में क्या आएगा स्टेम का? रूट्स का क्या था प्राइमरी फंक्शन? द फिक्सेशन ऑफ प्लांट एंड एनकरेज, राइट? सो प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्टेम क्या आएगा? टू प्रोड्यूस एंड सपोर्ट ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. क्योंकि प्राइमरी फंक्शन ऑफ इसका क्या आ जाता है, हमको क्या करना है, स्टेम का मेन काम क्या है? प्लांट को ग्रोन अप करना, राइट? तो यहाँ पे जब वो प्रोड्यूस करेगा ब्रांचेस, सपोर्ट करेगा उनको, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स बनेगा, तभी तो वो कंप्लीट होगा, राइट? सो यहाँ पे लिखो प्राइमरी फंक्शन में द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्टेम आर टू प्रोड्यूस एंड support branches, leaves, flowers and fruits. So primary function to produce and support branches, leaves, flowers and fruits. किसी को कुछ डाउट यहाँ तक? This is the primary function of stem. Now the secondary function of stem क्या आएगा? रूट्स में क्या देखे थे आप लोग? सेकेंडरी फंक्शन क्या था रूट्स का? Absorption and Conduction of water and Photosynthesis. minerals. Yes, very good. So यहाँ पे भी again we are seeing observing the secondary function of stem, that is conduction of water and minerals. अब यहाँ पे कंडक्शन के साथ साथ और क्या है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड टू द प्लांट पार्ट्स. क्योंकि यहाँ पे यू कैन सी रूट्स में इतने पार्ट्स थे क्या? नहीं, वहां पे सिर्फ सेकेंडरी एंड टर्शियरी रूट्स ही थे. बट स्टेम में यहाँ पे लीव्स है, फ्लावर्स है, फ्रूट्स है, तो सबको ट्रांसपोर्ट भी करना है. ओके, सो सेकेंडरी फंक्शन में द सेकेंडरी फंक्शन ऑफ स्टेम इज conduction of water and minerals, conduction of water and minerals and transportation and transportation of food to plant parts या parts of plant. फर्क समझ में आ रहा है? कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स मतलब पानी और मिनरल्स सारा का सारा कंडक्ट कर रहा है, उसके साथ ही जो फूड प्रोड्यूस होता है दैट इज सुक्रोज, उसको वो ट्रांसपोर्ट भी कर रहा है अलग अलग प्लांट के पार्ट्स में, जैसे कि लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, ब्रांचेस, सब जगह वो फूड भी पहुंचा रहा है. समझ में आया सबको? Yes. Yes. डन राइटिंग? yes. यहाँ तक किसी को कुछ डाउट नहीं है, राइट? सो रफ करूं मैं. नेक्स्ट विल सी द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम. Primary function is to produce and support branches, leaves, flowers, fruits. Secondary function is conduction of water and minerals and transportation of food to the different part of plant या फिर parts of plant. Okay, I am rubbing बोल रहा हूँ. अब यहाँ पे हमने टिपिकल स्ट्रक्चर स्टेम का देख लिया. ओके, क्या क्या होता है, कैसा है वो, पॉजिटिवली है या नेगेटिवली है, जियोट्रॉपिक, फोटोट्रॉपिक, जो भी चीजें हैं. देन आफ्टर दैट हमने उनका फंक्शन देखा, प्राइमरी, सेकेंडरी. नाउ द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम.
अब मॉडिफिकेशन अगेन जैसे हमने रूट्स में देखा था फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन, जो भी मतलब नॉर्मल फंक्शन हमने प्राइमरी और सेकेंडरी में देखा, उसके अलावा अगर वो कुछ स्पेशल फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, सो दैट इज फॉर दैट मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम इज रिस्पॉन्सिबल. ओके, तो फॉर एडिशनल एंड एक्सेसरी फंक्शन, ओके यहाँ पे भी लिखो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम अच्छा मुझे ये बताओ, पेज आप लोग किसमें, हाफ जो बचा है उसमें लिख रहे हो क्या? टेक इट न्यू पेज, हाँ नया पेज लो सेम हॉरिजेंटल फॉर्मेट में जैसे लास्ट टाइम से आप लोग कर रहे हो. थोड़ा सा बड़ा है ये मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, तो हॉरिजेंटल पेज ले लो नोटबुक का. न्यू पेज लो इन अ हॉरिजेंटल मोड और हेडिंग दो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम. दिए सब लोग? So modification of stem is further divided into three parts. First one is for underground stem. दिख रहा है सबको? First part is underground stem. The B part is subaerial stem modification. Modification लिख दो यहाँ पे. B part is subaerial stem modification. And the next is aerial stem modification. Aerial stem modification. अब इसमें हम लोग एक एक पार्ट पढ़ते जाएंगे, जैसे कि पहले जैसे हमने रूट्स का पढ़ा था. ओके, सबसे पहले अंडरग्राउंड स्टेम, देन सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन एंड देन एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन. सबने नोटबुक हॉरिजेंटल रखी है ना? ओके सो हो गया इतना लिख के सबका? ओके सो नाउ द फर्स्ट पार्ट मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम. मतलब देखो क्या हो गया वापस से, फॉर एडिशनल और एसेसरी फंक्शंस, राइट? जो भी मतलब कॉमन फंक्शन है उनका, मतलब ट्रांसपोर्टेशन फूड या फिर सपोर्ट करने का ब्रांचेस लिखा, उसके अलावा कुछ स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए स्टेम्स का मॉडिफिकेशन हो रहा है, जिसमें से पहला है अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन. अब अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन कैसा होता है बच्चा लोग? जैसे कि कुछ हर्बेशियस प्लांट होते हैं, तो इनके जो स्टेम होते हैं ना, वो क्या डेवलप करते हैं? ऐसे स्टेम डेवलप करते हैं जो अंडरग्राउंड, मतलब अंडरग्राउंड हो, बिलो द सॉइल सरफेस. इट इज कॉल्ड एज अंडरग्राउंड स्टेम. अब यहाँ पे आप लोग मुझे कोई एक एग्जांपल बता सकते हो अंडरग्राउंड स्टेम का? Rhizome. यस. तो मेनली जो अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं ना स्टूडेंट, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग द फूड, और उसके अलावा वो क्या हेल्प करता है? फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशन. तो एक काम करो, अंडरग्राउंड में हम लोग एक दो लाइन लिखते हैं, देन उसको डिवाइड करते हैं. नहीं तो डू वन थिंग, डायरेक्ट डिवीजन कर लो. ओके, सो अंडरग्राउंड स्टेम नाउ इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. दिख नहीं रहा है, एक मिनट. सो फर्स्ट पार्ट इज योर राइजोम. अब यहाँ पे हमको दो चीज याद रखनी है, ठीक है? अंडरग्राउंड स्टेम का क्या है?
it helps in vegetative propagation. दूसरा, it is done for storage of food. So rhizome पहला, RHIZOME, then stem tuber, then bulb, and then comb. Rhizome, stem, tuber, bulb, and comb. So underground stem is further divided into 4 different parts. तो इसमें अभी हम लोग एक एक देखते चलेंगे, एक एक थोड़ा थोड़ा लिखते चलेंगे और एग्जाम्पल्स लिखते चलेंगे, ठीक है? एक एक दो दो लाइन। क्लियर है? चलो, नाउ फर्स्ट वन इज राइजोम। सिंस इट इज अंडरग्राउंड स्टेम, राइजोम का एक एग्जांपल बता सकते हो? हम लोग बहुत ही कॉमनली डेली लाइफ में यूज करते हैं। Ginger. यस, सो राइजोम का जो मेन एग्जांपल है ना स्टूडेंट्स लोग, दैट इज जिंजर। ओके, तो राइजोम में चलो लिखो फर्स्ट पॉइंट, राइजोम शोज nodes and internodes. Rhizome shows nodes and internodes, and it bears terminal and auxiliary buds, at nodes. nodes जो होते हैं, जिंजर अगर किसी ने नोटिस किया होगा तो जिंजर में देखो कैसा होता है, यहाँ पे ऐसे ऐसे आपको लाइन दिखते हैं, राइट? दैट इज कॉल्ड एज नोड्स एंड इंटरनोड्स। यहाँ पे आप देखते हो बहुत टाइम बाद हो जाता है ना, बहुत टाइम से जिंजर रखा, तो यहाँ पे एक ऐसा छोटा सा डेवलप होता है, राइट? दैट इज ऑल्सो नोड। तो यहाँ पे ना बर्ड्स डेवलप होते हैं, विच इज एक्सिलरी बर्ड। तो यहाँ पे कैसे बर्ड्स डेवलप होते हैं? अगर आप बहुत टाइम तक जिंजर रखे तो जिंजर में आप देखते हो नोड्स और इंटरनोड्स दोनों प्रेजेंट होता है। सो राइजोम शोज नोड्स एंड इंटरनोड्स, और उसमें टर्मिनल और एक्सिलरी बर्ड्स होते हैं जो कि नोड्स में प्रेजेंट होते हैं। अब कैसा होता है, अब ये नोड्स हमको पता है स्टूडेंट, तो जैसे इसको फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करोगे ना आप, इमीडिएटली वो क्या करता है? अभी देखो, आपने इसको फेवरेबल कंडीशन मतलब समझते हो, जैसे कंडीशन उसको चाहिए फॉर ग्रोइंग, ग्रो होने के लिए जो कंडीशन उसको चाहिए, अगर आप वैसा प्रोवाइड कर देते हो तो एरियल शूट प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है, मतलब उसमें से नया प्लांट लग जाता है, समझे? एरियल शूट, शूट सिस्टम मतलब स्टार्ट कर देगा, जैसे कि लीव्स वगैरह है प्रोड्यूस करना। समझ में आ रहा है? से यस और नो? Yes, ma'am. Yes. ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, in plants where rhizomes grow obliquely, मतलब देखो नॉर्मली हमने क्या पढ़ा कि जैसे कि जिंजर में एग्जांपल हमने देखा नोड्स और इंटरनोड्स प्रेजेंट होता है, तो नोड से क्या होता है? नया शूट सिस्टम अराइज होता है जैसे उसको फेवरेबल कंडीशन मिलता है, ओके, जिसका एग्जांपल था जिंजर। अब दूसरा, जैसा कि प्लांट्स, ऐसे भी कुछ प्लांट्स होते हैं जहां पे आपका जो राइजोम्स है ना, इट ग्रोज ऑब्लिकली, मतलब लाइक दिस, ओके। सो इन दिस वे यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका राइजोम्स ग्रो कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जो टर्मिनल बर्ड होता है ना, अभी देखो इसके पहले हमने क्या पढ़ा, जो एक्सिलरी बर्ड है आपका, वो शूट सिस्टम डेवलप करना स्टार्ट करता है। तो ऐसे प्लांट्स जहाँ पे ऑब्लिकली ग्रोइंग होती है, सो इन दिस केस टर्मिनल बर्ड जो होता है वो स्टार्ट कर देता है ग्रोथ राइजोम का। समझ में आया? एंड सच टाइप ऑफ ऑब्लिकल ग्रोथ इज कॉल्ड एज मोनोपिडल ग्रोथ। तो आपने क्या लिखा अभी, इन प्लांट्स वेयर rhizomes grows obliquely लिखा ना? Yes. Yes. Okay, in plants where rhizomes grow obliquely, the terminal bud shows growth and is called as the terminal bud, bud, the terminal bud shows growth and is called as
and is called as monopodial growth and is called as mono PODIAL monopodial growth. सो राइजोम में बच्चा लोग हमने दो चीज पढ़ी. अगर एक आपका नॉर्मल फ्रॉम एक्सिलरी बर्ड अगर आपका ग्रोथ दिखा रहा है तो उसका एग्जाम्पल क्या था? जिंजर. ओके, मोनोपोडियल का एग्जाम्पल लिखो. मोनोपोडियल ग्रोथ लिखे, एग्जाम्पल लिखो. निलिम्बो. निलिम्बो टेरिस. टेरिस लिख लो. निम्फिया एंड टेरिस. निलिम्बो इज द साइंटिफिक नेम ऑफ लोटस. ओके, सो मोनोपोडियल का लिखो यहाँ पे एग्जाम्पल. फन पता ना आप लोगों को? फन का जो साइंटिफिक नेम है दैट इज टेरिस. फन इज एन ऑर्नामेंटल प्लांट. प्लांट किंगडम में ऑलरेडी हमने स्टडी किया था इसके बारे में, याद है सबको? सो फन एंड नेलुम्बो. नेलुम्बो इज द साइंटिफिक नेम ऑफ लोटस. So Nelumbo, that is the scientific name of lotus, and Teris, that is the scientific of fern. तो मोनोपोडियल ग्रोथ का एग्जाम्पल हमने क्या लिखा? लोटस एंड फन्स. समझ में आया सबको? Yes. अब नेक्स्ट लिखो द ग्रोथ ऑफ राइजोम. द ग्रोथ ऑफ राइजोम थ्रू एक्सिलरी बर्ड. Through axillary bud is called as sympodial growth. Is called as यहाँ पे एक मिनट. सो बेसिकली आपका जो राइजोम है ना स्टूडेंट्स, ये आप देख सकते हो कि दो पार्ट में जो है डिवाइड हुआ है ग्रोथ का. ओके, एक है मोनोपोडियल ग्रोथ, एक है सिम्पोडियल ग्रोथ. तो मोनोपोडियल ग्रोथ में हमने देखा कि ग्रोथ कहाँ से, ग्रोथ इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम, एक मिनट यहाँ पे लिखती हूँ मैं, ठीक है. राइजोम में हमने क्या देखा कि आपका जो ग्रोथ फॉर्मेशन है यहाँ पे आपको दो दिख रहे हैं. एक है मोनोपोडियल ग्रोथ, दूसरा है सिम्पोडियल ग्रोथ. ओके, सो मोनोपोडियल में हमने देखा कि यहाँ पे किसके थ्रू हो रहा है ग्रोथ? थ्रू टर्मिनल बर्ड. ओके, टर्मिनल बर्ड का यहाँ पे ग्रोइंग हो रहा है. और सिम्पोडियल ग्रोथ में किसका ग्रो हो रहा है? एक्सिलरी बर्ड. समझ में आ रहा है? सो मोनोपोडियल में हमने एग्जाम्पल क्या देखा? हमारा लोटस एंड फन्स. अब लोटस का साइंटिफिक नेम क्या था? नेलुम्बा. ओके, नेलुम्बो इज द साइंटिफिक नेम ऑफ लोटस. अब उसके बाद में हमने इसका क्या देखा? नेलुम्बो इज लोटस एंड टेरिस इज फन. तो फन्स का साइंटिफिक नेम इज टेरिस. अब सिम्पोडियल ग्रोथ में एग्जाम्पल सबसे इजी दो है, जिंजर एंड टर्मरिक. ओके, तो इसका एग्जाम्पल क्या आएगा? जिंजर एंड टर्मरिक. समझ में आया? तो बेसिकली राइजोम में हमने दो चीजें पढ़ी कि यहाँ पे कैसा हो रहा है ग्रोथ. एक टर्मिनल बर्ड के थ्रू ग्रोथ हो रहा है जिसके एग्जांपल लोटस एंड फन्स और जिसको मोनोपोडियल ग्रोथ कहते हैं. दूसरा सिम्पोडियल ग्रोथ है जिसमें एक्सिलरी बर्ड का ग्रोथ हो रहा है. एग्जांपल इज जिंजर एंड टर्मरिक. समझ में आया सबको स्टूडेंट्स? Yes. Yes, sir. Yes, ma'am. पक्का? किसी को कोई डाउट नहीं है? राइट, बहुत ही इजी है स्टूडेंट्स. राइजोम मींस अंडरग्राउंड ग्रोथ, जहाँ पे राइजोम मींस अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन, जहाँ पे हमने मोनोपोडियल और सिम्पोडियल दो चीज देखी. मोनोपोडियल में टर्मिनल बर्ड का ग्रोथ हो रहा है, सिम्पोडियल में एक्सिलरी बर्ड का हो रहा है. अब टर्मिनल बर्ड में वाले में एग्जाम्पल लोटस फन आपको याद रखना, सिम्पोडियल वाले में जिंजर एंड टर्मरिक. इज इट क्लियर टू एवरीवन? So we are done Yes. for today's lecture. अभी जो भी इसका बाकी का मॉडिफिकेशन है स्टेम ट्यूबर बल्ब फॉर्म, विल डू इट इन नेक्स्ट